एंटी क्राइम न्यूज चैनल फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंद किशोर बौद्ध की रिपोर्ट। जातिवाद का यह जहर कब तक और फैलेगा? बहुत हो गया समय इसका, इंतकाल हम कर जाएंगे। कानून और लोकतंत्र का भारत हम फिर से लाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं हूं अंशु गौतम, आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी, जो हरियाणा के हिसार से एक बेहद ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। वन अधिकारी का फॉर्म अप्लाई किया और फाइट करके अधिकारी भी बने। यही नहीं, आखिर उनके साथ एक ऐसा एट्रोसिटी का गेम हुआ, एक ऐसी जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का गेम हुआ जो बोली हुई पंक्तियों पे सीधी उनकी कहानी हिट बैठती है। क्या वो बहुजन समाज से थे, एससी समाज से थे? क्या उनके साथ इसलिए हुआ? जब तक उन्होंने उसे छुपा कर रखा तब तक उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इन मनुवादियों और आप जैसी जाति व्यवस्था को उच्च समझने वालों अधिकारियों को पता चलता है, उनके साथ वो गेम किया जाता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सस्पेंड कराया जाता है। आखिर क्या इन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, या एक सोची समझी प्री प्लानिंग के तहत ही ऐसा किया जाता है? आखिर ऐसा कब तक और होगा, या कब तक ऐसे हमारे वंचित समाज के लोग इसे सहेंगे? तो जानेंगे हम क्या कहानी थी, क्या पूरा मकसद था उनका, उनकी ही जुबानी से सुनेंगे। साथ में ही हम बता देना चाहते हैं, उनके पास 15 ऐसी डिग्रियां जिसमें पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन शामिल है, जैसे कि पीएचडी बॉटनी, एमफिल, एमटेक, एमसीए, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए हिस्ट्री, पीएचडी बॉटनी, एलएलबी, एलएलएम, पीजीडी इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, पीजीडी इन इंडियन सेफ्टी मैनेजमेंट, और ना जाने ऐसे कितने डिप्लोमा कोर्सेज एंड डिग्री। क्या वो फिर भी अयोग्य इंसान थे? क्या फिर भी उन्हें उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था? वो डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी हैं, जो कि चीफ इंजीनियर हैं, वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं और बहुजन समाज का एक नायाब हीरा है। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है, वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कोई भी अछूता नहीं रह गया हमारे पूरे बहुजन समाज में। इवन हमारे बहुजन महापुरुष, हमारी बहुजन माँ माताएं, हमारे परम पूजनीय विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी जातिवादी प्रक्रियाओं को सहकर बैठे हैं। तो ऐसे में क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ये जातियां सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं, भारत के अलावा किसी भी नेशन में, राष्ट्र में जातियां नहीं है, यानी कि अन्य किसी भी देश में जातियां नहीं है, लेकिन भारत में जातियां हैं। तो ये जातियों का तोड़ क्या है और ये जातियों में बुराइयां क्या हैं? ये जातियों की वजह से हमें और हमारे लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। ये वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, मनुवादी व्यवस्था का सिस्टम है। हमारे सामने एक वरिष्ठ व्यक्ति तो बैठे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर। शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं आपकी। जी सर, आपका एंटी क्राइम न्यूज चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जी सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल, मैं मुख्य अभियंता हूँ नहर विभाग हरियाणा में, और सबसे वरिष्ठ मुख्य अभियंता हूँ। और मैं जिला हिसार हरियाणा से संबंध रखता हूँ। गांव बास है हमारा, और मैं कुरुक्षेत्र में घर बनाया है, वहाँ हमारा घर है, और चंडीगढ़ में रहते हैं सर। जी, आपने जो डिग्रियां कर रखी हैं सर, क्या उनका परिचय ले सकता हूं मैं अपने बहुजन समाज के लिए? जी, मैंने 15 बैचलर मास्टर पीएचडी डिग्री की हैं, और 7 पीजी डिप्लोमा व डिप्लोमा किए हैं। बैचलर डिग्री मैंने 3 की है,
जैसे बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एलएलबी। इसके अलावा पीएचडी हमने एक ही है, पीएचडी इन बॉटनी। इसके अलावा बाकी मास्टर डिग्री हैं, जैसे एलएलएम, एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट, एमफिल मैनेजमेंट, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी एनवायरमेंट, एमए पब्लिक एड, एमए हिस्ट्री और फिलहाल मैं एमए मास्टर एमई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बैचलर मास्टर पीएचडी डिग्री हैं। जी, क्या हम उनका भी नाम जान सकते हैं? जी, ये टोटल मिलाकर 15 हैं जो मैं जी बता चुका जी हूँ। जी। तो कुल मिलाकर के आपने जाना है कि हमारे बहुजन समाज की एक खासी शख्सियत हैं, वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। क्यों मैं इतनी गहराई से इनका परिचय दे रहा हूँ कि हमारे लिए फ़ख्र का विषय है। बाबा साहेब के बाद में सर 15 डिग्रियाँ लेने वाले आप अकेले शख्स हैं भारत में, या और भी कुछ साथी हमारे हो सकते हैं बहुजन समाज से? जी, मैं इसका दावा कभी नहीं करता हूँ। मैं तो बाबा साहब का फॉलोअर हूँ और बाबा साहब एक सूरज थे तो हम एक दिया भी नहीं बन पाए, और बाबा साहब अगर सागर हैं तो हम एक बूंद नहीं बन पाए। वो तो भगवान की तरह हैं, और बाबा साहब ने पूरी दुनिया में प्रकाश की रोशनी दी और पूरी दुनिया में जो अंधकार था उसको मिटाने की कोशिश की। तो मैं तो उनको फॉलो करते हुए बस मेरा दिल करता है कि मैं उनका फॉलोअर हूं, तो मैं और पढ़ूं और पढ़ाई करूं, ताकि मनवादी लोग ये ना कहें कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जी इसी जी इसी रास्ते पे चलते हुए मैंने इतनी डिग्रियां, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा की है। जी। साथियों, आपने सुना कि कितने अच्छे विचार हैं इनके। न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि प्रैक्टिकल है कि ये आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी एक डिग्री कर रहे हैं, एमई सिविल। जी जी जी। तो समस्याओं का सामना तो खैर हम सभी को करना पड़ता है, लेकिन हालात से जूझते हुए ये किसी तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं। सर एक वरिष्ठ पद पर सेवारत हैं, लेकिन इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरत करेंगे, सिर्फ जाति की वजह से सस्पेंड किया गया है। हरियाणा में किसका हाथ है सर? ये किसकी साजिश लगती है? ये हरियाणा में विशेष जाति के लोग हैं जो दबंगई बरतते हैं, और स्पेशली दलितों को, पिछड़ों को आगे नहीं आने देते हैं। और सिर्फ मैं ही ऐसा उदाहरण नहीं हूं हरियाणा में, मेरे विभाग में और भी कई अधिकारी हैं जिनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी चौधरी रामेयर जी को भी एक्शन के पद से इन्हीं मनवादी सोच के लोगों ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था, जो बाद में माननीय न्यायालय से अपने जीत कर आए और सीनियरिटी भी मिली और बैकडेट से प्रमोशन भी मिली। जी। आप इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था बदौलत जाति व्यवस्था आज तक कायम है, जबकि आप जैसे 15 डिग्री वाले शख्स भी मौजूद हैं भारत में, इसके बावजूद भी, और खुद आप ही इसका शिकार हुए हैं वर्तमान में? जी, जाति व्यवस्था बिल्कुल और वर्ण व्यवस्था अभी भी अपना काम कर रही है, और चाहे हम कितनी ही पढ़ाई कर लें, कितने बड़े पद पा लें, लेकिन ये जाति पीछा नहीं छोड़ती है। जी। जिस पद पर आप मौजूद हैं, आपको अंडर सस्पेंशन है आप अभी, वर्ण व्यवस्था के चलते, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पद, जो इस पद तक पहुंचना का मार्ग कैसा है? क्या ये सरल है, और क्या कोई भी बन सकता है, और कितने टाइम में ये मौका मिलता है चीफ इंजीनियर बनने का? जी, ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने इससे पहले यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 3 बार क्वालिफाई किया। मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर लगा, और वाईएमसीए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद में लेक्चरर रहा, जो आजकल यूनिवर्सिटी है। तो उसके बाद मैं 1998 में सीधे तौर पर जनरल की 3 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें मैंने जनरल लिखा और जनरल की फीस दी, और मैंने कहीं शेड्यूल कास्ट नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं शेड्यूल कास्ट लिखता तो मुझे बाहर कर देते, मुझे भर्ती नहीं करते। तो मैं इस तरह से जनरल लिख के और उसमें टॉप करके क्लास 1 ऑफिसर लगा, और तब से ये ही मनवादी सोच के लोग रंजिश रखते हैं मुझसे। और फिर मुझे 2012 में चीफ इंजीनियर बनना था,
सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन इन्होंने 4 साल तक मुझे चीफ इंजीनियर नहीं बनने दिया, जो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 2016 में चीफ इंजीनियर बना और बैक डेट से बना, और मुझे तनख्वाह भी चीफ इंजीनियर की ही दी गई, बैक डेट से, और मुझे माननीय उच्च न्यायालय से न्याय मिला। तो ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। मैंने ये महसूस किया है कि जितना हम ऊपर ऊपर हायर पोस्ट पे जाने की कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं, तो उतने ही दुश्मन और सामने आते हैं और पैर खींचने लग जाते हैं। जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा सर आपसे, सवाल का जवाब। ये कितने साल में मौका मिलता है? एक चीफ इंजीनियर कितने साल में आते हैं जी, एक स्टेट में? ये अलग अलग तरह से है। एक भर्ती होती है क्लास 2 ऑफिसर्स की, जो असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 होते हैं, उनको लंबा समय लगता है। लेकिन मैं डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर 1998 में जनरल पोस्ट पे लगा, तो मेरी सीनियरिटी थोड़ी सी अलग तरह की थी। तो मैं अगले साल ही कार्यकारी अभियंता बन गया था, और 2008 में अधीक्षक अभियंता बन गया था, और 2012 से मेरी सीनियरिटी चीफ इंजीनियर की है। अब 2020 में इंजीनियर इन चीफ, मैंने प्रमुख अभियंता बनने का हमारा नंबर था, जो कि हमारे को सस्पेंड करके घर बैठा के हमारे से जूनियर विशेष जाति के सत्य काद्यान को इंजीनियर इन चीफ प्रमुख अभियंता बना दिया है। जी, जनाब मेरा एक सवाल था कि मैंने सुना है कहीं पर कि ये जो वरिष्ठ पद है जिस पे आपको पहुंचने से रोका गया है और विशेष जाति के शख्स को बना दिया गया है, तो वो कितने साल में मौका मिलता है सर? कितने पीरियड में वो मौका मिलता है? जी, वैसे सर्विस रूल्स के हिसाब से तो ये है कि जब मुख्य अभियंता की नौकरी 3 साल की हो जाती है, तब वो प्रमुख अभियंता बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन कई बार स्टैग्नेशन होती है, तो हमारी सीनियरिटी 2012 से थी, और 2020 में हमारा नंबर था प्रमुख अभियंता बनने का, जो कि इन्होंने छीन लिया है। जी, इसका मुख्य कारण आपको क्या लग रहा है कि वो किस वजह से आपको यहाँ तक ब्लॉक कर पाए? मतलब इनको कहाँ से तकलीफें होनी शुरू हुई? जाति इसकी वजह है, आपकी काबिलियत इसकी वजह है, आपने हाई कोर्ट से सैलरी ली इसकी वजह है? जी, इसकी वजह जो मैं समझता हूँ ये है कि मैं पहला क्लास 1 ऑफिसर सीधे तौर पर सिलेक्ट हुआ था 1998 में। उससे पहले जब से हरियाणा 1966 से बना, तब से किसी भी शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे सीधे तौर पे क्लास 1 भर्ती नहीं होने दिया गया। उसके जो भी मैंने आप समझिए, तो हम जब भर्ती हो गए तो हमारे से ये रंजिश रखते हैं विशेष जाति के लोग कि इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मुझे हर प्रमोशन पे ही दिक्कतें हुई। जी, मतलब हमेशा आपको कुछ ना कुछ झेलना पड़ा पूरे लाइफ टाइम, जी। मतलब पूरे सर्विस में। जी। जी सर, आपने लॉ भी किया है, उसके बावजूद आप तो लॉ जानते हैं, मतलब कानून जानते हैं, कानून की पढ़ाई आपने करी है, अच्छी डिग्री हासिल करी है, तो उसके लेवल पे भी आप इनको कहीं क्रॉस नहीं कर पाए, कहीं ब्रेक नहीं कर पाए? नहीं, हम देखिए लहरों को पार करते हुए, परेशानियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि विभाग में मैं पहला ही चीफ इंजीनियर बना हूँ। आज तक कोई दलित को बनने नहीं दिया, तो और मैं इंजीनियर इन चीफ भी पहला ही बनना था। तो ये मेरा संघर्ष है, क्योंकि हम ऐसी जाति में पैदा हुए हैं कि ये चीज तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। तो हम, लेकिन मेरा संदेश यही है कि हमें मुश्किलों में भी आगे बढ़ना है और संघर्ष करते रहना है, और बाबा साहब को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब हम ये मान लें, हम ये स्वीकार कर लें, हमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी झेलना ही होगा, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है और भारत में वर्ण व्यवस्था कायम है इस समय तक। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब हमारे समाज के युवा बच्चे भी सभी पढ़ लिख जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कभी न कभी जरूर ये सिस्टम खत्म होगा और हमें बराबरी का हक मिलेगा। जी, लीगल अपील आपने कहाँ कहाँ किया है? हमने माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में किया हुआ है, और हमारी 31 जनवरी अभी तारीख लगी हुई है, जिसमें ACS हरियाणा सरकार नहर विभाग मिस्टर देवेंद्र सिंह को भाई ने बुलाया हुआ है,
और इसके अलावा हम रामदास अठावले जी, माननीय मंत्री, समाज कल्याण मंत्री से भी मिल चुके हैं। उन्होंने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री को डीओ लेटर लिख के बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं। जी, मानवादी लोगों से, विशेष जाति के लोगों से कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है। ये प्रिजुडिस माइंड से काम करते हैं। इन्होंने पहले ही दिमाग बना के रखा होता है। जी, प्री प्लानिंग है। हाँ, प्री प्लानिंग है, और मुझे कोई इनसे आशा की किरण नहीं है लगती। देखिए साथियों, हमारी कितनी बड़ी शख्सियत है, 15 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और आज के समय में एजुकेशन ले रहे हैं, एमए सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बावजूद उसके हमारे समाज का ये नायाब हीरा कहीं ना कहीं ऐसे मूर्ख और मनुवादी सिस्टम के आगे, वर्ण व्यवस्था के आगे लाचार महसूस कर रहा है। तो बात करेंगे सर से। सर, मतलब कुल मिलाकर के बात फिर घूम फिर के वहीं आती है कि ये टोटल एट्रोसिटी है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एट्रोसिटी है। आपके पास क्या अपने प्लस पॉइंट हैं अपने विपक्ष को कमजोर बनाने के लिए? हमारे पास प्लस पॉइंट, जो एलिगेशंस विपक्ष ने आपके ऊपर लगाए हैं, मैं तो इसको टोटल जातिवाद कहूंगा, लेकिन आप उनको कहां कहां कमजोर बना रहे हैं, और मतलब जो एलिगेशन लगाए टोटली फॉल्स है। टोटली फॉल्स है जी। देखिए, न कोई शिकायत है, न कोई शिकायत है, न कोई मेरे खिलाफ स्टेटमेंट है, न कोई सबतंत्र गवाह है, न ही कोई मेडिकल है, न ही कोई एफआईआर है। ये एक बस इन्होंने एक वैसे ही कच्चे रेत का पहाड़ खड़ा किया है जो कभी भी गिर सकता है। ये मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। तो वो इतनी मजबूती से इस पर डटे हुए हैं, जैसे आपकी आज हियरिंग थी उसमें भी आपको लग रहा है कि कोई सुनवाई होने की उम्मीद शायद नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कच्चे रेत का जो पहाड़ उन्होंने खड़ा किया है, इस पर वो डटे हुए हैं, फिर भी हम उनको कमजोर, वो झूठे हैं फिर भी हम उनको कमजोर नहीं बना पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जी, देखिए, हमें न्याय या तो न्यायालय में मिलता है, या हमें न्याय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी मिलता है। मैं इन दोनों में विश्वास करता हूँ और मुझे समय समय पर न्याय मिला भी है। अब जैसे मेरे को इन्होंने नवंबर में कंपलसरी रिटायर कर दिया था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने वो कंपलसरी रिटायर के ऑर्डर खारिज कर दिए। तो मुझे न्याय आगे भी अगर ये कुछ मेरे खिलाफ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय पर, मुझे न्याय मिलेगा जी। और बाबा साहब का आशीर्वाद है। हम अगर सच्चे हैं तो फिर हमारी सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। जी, तो कुल मिलाकर के हमारे वरिष्ठ उच्च अधिकारी, प्रमुख अभियंता जो कि स्टेट लेवल पर जी, तो कुल मिलाकर के हम कानूनी आपने अपील करी, आपको पूरी उम्मीद है, बावजूद उसके मैं फिर कहूँगा सर, कहीं आपका टाइम तो नहीं ख़त्म कर देंगे रिटायरमेंट के बाद? जो आपको लाभ होने वाला था, या रिटायरमेंट पे आपको 6 साल जो रिटायरमेंट के रह गए थे, कहीं सैलरी मिल रही थी अच्छी खासी, फिर रिटायरमेंट पे पैसा मिलना था, वो सबको ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने जैसे बताया कि 2012 में भी चीफ इंजीनियर बनने की सीनियरिटी थी, लेकिन 4 साल तक मुझे चीफ इंजीनियर नहीं बनने दिया। उस टाइम भी मुझे बहुत एट्रोसिटी और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उसी तरह से अभी भी ये यही चाहते हैं कि प्रमुख अभियंता भी ना बने ये, और साथ में इसको जो सुनहरा 6 साल का टाइम बचा है रिटायरमेंट का, उसको एक एक साल करके एक एक महीना करके इसका हम खा जाएं, और फिर इसका जो रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिल रहे हैं, पेंशन मिल रहा है, वो भी हम हड़प लें इसकी, और इसको बिल्कुल भी ना दें। तो विशेष जाति के लोगों की ये है। जी, आप एक अकेले इस पद पर किसी तरीके से पहुंचे थे, इस पोस्ट पर, और वो भी उन्होंने मतलब लगभग डिसमिस सा कर दिया सारा? नहीं, लगभग डिसमिस सा तो नहीं किया है। हाँ, ये बात सही है कि मैं पहला इस लेवल पे पहुंचा हूं, और आगे आने वाले समय में लगता नहीं है कि इस पद पर कोई पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ऑफिसर हैं, उनकी सीनियरिटी सबसे नीचे लगाई हुई है, तो उनकी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए ये बात आपकी सही है। हमारे लोगों की हिम्मत कम करने के लिए भी ऐसा किया गया होगा जी, वहां पहुंचने से पहले ही अपने आप को रोक लें, खुद ही रोक लें। जी, मान्यवर नंदकिशोर जी, बोध जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ये सभी के खिलाफ प्लानिंग और टारगेट रखते हैं और तंग करते हैं। जी,
अभी दिल्ली में एक केस हुआ था। बच्ची थी, हमारे माइनॉरिटी समाज की, राबिया। राबिया का मर्डर हुआ था। उसके ही महकमे के लोगों पर, सबका परिवार का, बच्ची के करीबी लोगों का, राबिया के करीबी लोगों का शक उस पर ही जा रहा है, डिपार्टमेंट के लोगों पर। बच्ची को ले जाके मर्डर कर दिया गया, काफ़ी उसमें छुरे चक्कू सब मारे गए। और उसके बाद तो वो बच्ची गरीब परिवार से ही थी और किसी संघर्ष से वो वहाँ तक पहुँची थी और अच्छा अपना जॉब कर रही थी। कुछ ही महीने हुए थे कि उसको ख़त्म कर दिया, ताकि दूसरी बच्चियाँ हिम्मत ना कर सकें उस पोस्ट पर जाने की। सिविल डिफेंस में थी। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है यहाँ पर भी कि मतलब हिम्मत ख़त्म करने के लिए हमारे समाज को और कमज़ोर, ताकि हम फ़क्र ना कर सकें कि हम भी कहीं वरिष्ठ पदों पर हैं। बिल्कुल, ये सही बात है जी। इसमें ये है कि अगर गुलाब सिंह नरवाल इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गया है, अगर हम इसको तोड़ देंगे, इसकी हिम्मत को तोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे, तो फिर नीचे इनके समाज के और अधिकारी हैं, वो भी सोच ही खत्म हो जाएगी। उनकी भी सोच खत्म हो जाएगी। उनको भी ये डिमोरलाइज करना चाहते हैं, मेरे को डिमोरलाइज करके, जी। तो ताकि वो भी इनके हाली पाली सीरी लग सकें, वो भी अपनी मान सम्मान के लिए खड़े ना हो, मान सम्मान की लड़ाई ना लड़ सकें, मान सम्मान के लिए जी ना सकें, वो भी इनके चमचे बन जाए, तलवे चाटें, ये वो चाहते हैं जी। लेकिन मैं सबको यही एक संदेश देता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि भाई आप हिम्मत से रहिए, मान सम्मान के साथ रहिए। अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़िए, संघर्ष करना हो तो संघर्ष के, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। जितना हम संघर्ष करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो हमारे को कभी कभी मार चुके होते। जी, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है इन लोगों ने। आप कहीं पर अपने आप को कमजोर, अपमानित महसूस करते हैं सर? नहीं जी, मैं कभी भी कमजोर नहीं समझता अपने आप को, नहीं इनसे डरता हूं मैं कभी, विशेष जाति के लोगों से। मेरे अंदर बाबा साहेब की बहुत बड़ी ताकत है और मैं भगवान गौतम बुद्धा को मानता हूं। बस इनकी ताकत मेरे अंदर हमेशा ही है और इस वजह से मैं बिल्कुल भी कभी घबराता नहीं। युवाओं, बच्चों, आपको माननीय डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी, जो कि स्टेट लेवल पर प्रमुख अभियंता हैं, चीफ इंजीनियर हैं और हालात से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। विपक्ष ने बहुत कोशिश करी इन्हें कमज़ोर बनाने की, लेकिन इन्होंने बहुजन महापुरुषों को अपनी ताकत का स्रोत बताया है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे तथागत गौतम बुद्ध इनकी एनर्जी का सोर्स हैं, जहाँ ये अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करते। तो आपके लिए भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सर, आपने मीडिया में भी दिया, मीडिया का कोई रिजल्ट आया इसमें? जैसे शंभू जी हैं और भी कई, नेशनल दस्तक और हरियाणा से भी कुछ न्यूज़ चैनल थे जो आपको सपोर्ट कर रहे थे बहुजन समाज से। जी, इसके रिजल्ट आए हैं। इसमें फेसबुक पर 5000 साथी युवा जुड़े हैं और उनमें से काफ़ी जो प्रभावशाली हमारे समाज के बच्चे हैं, उनके मुझे फ़ोन भी आए हैं और मेरे से मिलने भी आए हैं। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे भाई चंद्रशेखर रावण जी का भी मुझे फोन आया, उन्होंने मेरे से बात की, मेरा हौसला बढ़ाया। तो इस तरह से मतलब एक पूरे देश में बात गई है ये। जी। और उन्होंने, हमारे समाज के लोगों ने मेरे को मदद करने के लिए मतलब हिम्मत दी है मेरे को, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो इससे मेरे अंदर और भी हिम्मत जागी है जी। कुल मिलाकर के आपको सोशल सपोर्ट मिल रहा है, युवाओं को सपोर्ट मिल रहा है जी, बहुजन कम्युनिटी का पूरा सहयोग है आपको जी। सर, हम मूल निवासी कहलाते हैं, हम भारत की असल संतान हैं और हम ही दुख उठा रहे हैं हमारे ही देश में। ये विदेशी आ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। आप तो बुरी तरह से जूझ रहे हैं इनसे काफ़ी समय से। तो ऐसे में हम अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित रख पाते हैं, या हमारे पास क्या अंतिम उपाय बचता है कि हम जनसंख्या में ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, कर्मठ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक व्यवस्था निल है और कहीं ना कहीं हम जातिवाद झेल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोट, मताधिकार को भी निल कर देते हैं ये लोग। ऐसी क्या पावर है? ये 15%, 10-15% जो लोग हैं वो हमारे पूरे समाज को गुलाम बनाए रखे हैं, मतलब चूहा हाथी को गुलाम बनाए रखा है। देखो जी, इसका सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। बाबा साहब ने कहा था कि आपका जो कलम है वो आपकी तलवार है। तो मेरा युवाओं को, साथियों को यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ के हिम्मत जुटाएं। और मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब तो ये कहते थे कि जो सबसे पहले इस देश में आए थे वो सबसे पहले जाएं। जब बात ये थी कि
अंग्रेज सबसे पहले वापस जाएंगे, तो बाबा साहब ने यही कहा था कि जो सबसे पहले है वो सबसे पहले जाए। बहुत बढ़िया सर। तो अगर ये जो आपने 15% लोगों की बात की है, ये तो विदेशी मूल के निवासी हैं जो हमारे को आज भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमें बाबा साहेब ने जब भारतीय संविधान में बराबरी का हक दे दिया है, तो फिर ये लोग क्यों उस बराबरी के हक को हमारे को छीनना चाहते हैं। हमें भी स्वतंत्रता से हक है जीने का। बाबा साहब की स्वतंत्रता दी हुई है हमें। जी जी साथियों, इस एपिसोड को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होते हैं डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी के साथ में। गहन मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके जज्बों को कोई धिक्कारने की कोशिश कर रहा है, आपके जज्बातों से कोई खिलवाड़ कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमको आपको सबको एकजुट होना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको भी सबको जय भीम। अभी अगर हमारा भाई कोई होनहार है तो उस होनहार को जनरल पोस्ट से लड़ना चाहिए, और एक बार नौकरियों में भी जनरल लिख के अगर आप आएंगे आगे, तो आप जरूर जल्दी से जल्दी भर्ती भी हो जाएंगे और अच्छा पद पाने में कामयाब रहेंगे। तो मेरी कामयाबी का यही एक राज था कि मैं मतलब पहली कोशिश मैंने जनरल की कि मैंने पढ़ाई के दौरान भी जनरल में ही रहा मैं, और नौकरी में भी, और मैं प्रमोशन में भी। तो इस यही एक मतलब मेरी तरफ से आपको साथियों को संदेश है। तो इस तरह से साथियों मैं फिर उसके बाद में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार के अंडर आती है। तो वहाँ पे बीएसएल प्रोजेक्ट सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में चीफ इंजीनियर लगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 साल 2017 से 2019 2 साल रहते हुए हमारे प्रोजेक्ट ने मेरी लीडरशिप में बहुत अच्छा काम किया, और सभी कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने अच्छा काम करने की वजह से हमारे प्रोजेक्ट को काफ़ी अवार्ड मिले, जिसमें मेरा मार्गदर्शन रहा और मुझे भी अप्रिसिएशन लेकर मिले। तो हमने अच्छा काम किया। फिर साथियों मैं 2019 में मेंबर इरिगेशन सिलेक्ट हुआ। ये पोस्ट एसीसी हेडेड बाई माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिलेक्शन होता है, और फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति महोदय हिज एक्सेलेंसी के नाम पर अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है। तो इस तरह से ये भी पोस्ट जनरल की पोस्ट थी। उस पर 3 नाम फाइनल हुए थे, उनमें से इंटरव्यू के बाद में मेरा नाम रिकमेंड हुआ, फाइनल हुआ। तो मैंने मार्च 2019 में ज्वाइन कर लिया बीबीएमबी में एज मेंबर इरिगेशन। तो क्योंकि बीबीएमबी एक बेसिकली इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे जब भी चेयरमैन की पोस्ट खाली होती थी या जब चेयरमैन रिटायर हो जाता था और रेगुलर चेयरमैन अभी भर्ती नहीं हुआ होता था, उस पीरियड में मेंबर इरिगेशन को ही एडिशनल चार्ज चेयरमैन का दिया जाता था। आज तक का ये प्रेसिडेंस रहा था। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ जब चेयरमैन रिटायर हो गए, तो मेरे को उस पोस्ट का चार्ज नहीं दिया गया। ये मेरे साथ में एट्रोसिटी थी, और दिल्ली में बैठे एक ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार के आईएएस अधिकारी को चेयरमैन का चार्ज दे दिया गया। ये मैंने ये समझा कि ये मेरा हकमारी है। तो मेरे हकमारी को पाने के लिए मैं